अभी क्या दो बात समझ में आती है कि एक संवेदनशीलता मूलक विधि से हम जीने की कला को विकसित करना, ये काम पूरा हो गई है, मानव कर लिया। इसमें जितने भी ज्यादा से ज्यादा करना है वो सब कर लिया मैं सोचता हूँ, क्योंकि संवेदनशीलता विधि से जो जीने के लिए जो जरूरत है वो जरूरत की वस्तुएं जो है मनुष्य को छोड़ करके बाकी चीज है, मनुष्य को छोड़ करके बाकी चीज है, तो वो जीव संसार है, वनस्पति संसार है और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया अपने उपयोगिता को, अपने लिए वस्तु को पाने के लिए, वो आप सबको विदित है। ये इतिहास पूर्वक हम कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा सफल हुए वो बात आप हमको पता है। ये सफलता विफलता को जब आकलित करने जाते हैं हम सफल होने के लिए और किसी को विफल करते हुए हम सफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन का कारण होता है। वही आज की विषम परिस्थिति है। हम अपने से जो संग्रह सुविधा के लिए जितने भी हम काम की उसमें से धरती तंग हो गई। धरती अपने तंगाई से मुक्ति पाना संभव है कि नहीं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। इसको एक प्रकार प्रयोग करके ही सिद्ध करना चाहिए। हम जो कुछ भी धरती के साथ अभी अपराध कर रहे हैं उसको एक बार रुकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। उसके लिए जो अभी जितने भी और विज्ञान तकनीकी बात किए हैं अथवा कलात्मक बात शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इस समग्रता से ये चीज आ नहीं सकती। जो कला के रूप में हम जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं इसमें शिक्षा संसार में और तकनीकी विज्ञान के रूप में जो कुछ भी शिक्षा दे रहे हैं, इन समग्रता को यदि हम एक साथ एक नजर में लाएं, इससे करवट लेने की कोई जगह नहीं है। इसमें और डूबने की जगह है, माने और भी धरती को नाश करने की जगह है और पर्यावरण को और प्रदूषित करने की जगह है और मनुष्य एक दूसरे से और तंग होने की जगह है और परेशान होने की जगह है। इसमें इससे राहत पाने की कोई सूत्र नहीं है। अभी तक जितने भी बड़े बड़े सम्मेलन सभा जैसा एक ये भी सभा सुनते हैं, सभी राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, उसमें बड़े बड़े चीज बहुत अच्छे चीज निर्णय प्राप्त होता है। अभी तक यही निर्णय हुआ, यह भी निर्णय नहीं हो पाया। सामरिक शक्ति, सामरिक अधिकार जो वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था में होना चाहिए या राष्ट्र में होना चाहिए, अभी तक वो वादाग्रस्त है ही है। अभी तक तो वो पूरा नहीं हुआ। पहले मुद्दा यही है। और उसके बाद ये इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में सोचने के लिए भी संस्थाएं बन चुकी हैं। अभी तक ये तय नहीं हुआ सभी देश में दो सुखद शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो अभी तक तय नहीं हुआ है। इसका गवाही यही है, हर वर्ष में 4 बार शिक्षा का समीक्षा, पुनः पुनर्विचार, पुनः समीक्षा, पुनः पुनर्विचार। इस पर हम जो इस 50-60 वर्ष की या स्मरण के अनुसार मैं कहूँ तो यही हमसे कहना बनता है और बारंबार इसके ऊपर कोई धनराशि व्यय करने की, अपन जिसको चाहते हैं उनको वो धन मिल जाए, ऐसा सोचने के अलावा दूसरा कोई चित्र मिला नहीं। तो ये कहने के लिए ये कोई चीज मिली नहीं अभी तक। इतने समीक्षाएं के बाद देश विदेशों में सभी धरती के छाती पर जितने भी समीक्षा हुई उसमें जो यही हमको करना है ऐसा अंगुली न्यास करने योग्य कोई बिंदु मिला नहीं। और भी पुनर्विचार करना है, पुनर्विचार करना, पुनर्विचार तो करते रहना, जब तक मिट ना जाए तब तक पुनर्विचार करें। जब कोई मानव परंपरा में हर मानव किसी निश्चय में आवे ना करे, शरीर यात्रा ही शांत हो जाए, उसका क्या मतलब निकलेगा भाई। अब पहले ये भी एक मुद्दा है, क्या हम हर मानव जो मानव कुल में किसी के गोद में आता है उनको शरीरावधि में वे निश्चय चाहिए कि नहीं चाहिए, निर्णय चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इस बात पर भी सोचने की एक आवश्यकता है। मेरे अनुसार इसकी आवश्यकता बाल्यकाल से ही रहता है। उसका कारण मैंने ये पाया है, बाल्य स्वरूप से ही मैंने अध्ययन किया है, हर मानव संतान
जो सही करने की इच्छुक रहता है और न्याय पाने की आवश्यकता उनमें बना ही रहता है। न्याय का अपेक्षा बना रहता है, सही करने की इच्छा समाई रहती है और सत्य वक्ता होता है। झूठ बोलना बच्चे नहीं जानते। जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनको झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं, झूठ बोले बिना रहा नहीं जा सकता। वो राज्य के रूप में भी झूठ बोलने को एक बहुत रहस्यमयी तत्व मानी गई है। ये सर्वविदित बात है और व्यापार में झूठ समाये हैं, ठीक है। और शिक्षा में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाए। इस प्रकार से मनुष्य जो है ना, परिस्थिति के बाध्य होकर, दास होकर, परिस्थिति के अनुसार परिस्थिति के प्रभाव के अनुसार या अपने दिनचर्या को बनाने के लिए तैयार होता है। जो पहले जैसा था और उतना तो वो तो पा ही जाता है, उसके साथ और कल्पना लगाता है और अच्छे झूठ हो जाता है और अच्छे और कुछ अपराध हो जाता है। इस ढंग से अपराधों की संख्या बढ़ी है, ऐसा मेरा सोचना है। जैसा पेपरों में पढ़ते हैं और हर दिन जो इसकी गाथाएं आते ही रहते हैं, तो माध्यमों से जैसा टीवी वगैरह से और दूर श्रवण से, अर्थात क्या कहते हैं, आकाशवाणी से भी हम इन सभी बातों को सुनते ही रहते हैं। इन सब सुनने के आधार पर हम जो निर्णय ले पाते हैं, माने एक अपने मन को सजो पाते हैं। कुल मिलाकर निर्णय क्या होता है इसमें, तो एक सजो पाते हैं। यह आता है इतिहास के अनुसार हम कोई गम्य स्थली में पहुंचे नहीं, पहुंचने की तड़प सभी ओर दिखाई पड़ती है। सभी बड़े बड़े संस्थाएं शुभ चाहते हैं, हो नहीं पाता। यह संकट को तो सभी झेल ही रहे हैं। राज्य संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, सभी यही फदियत में पड़े हुए हैं, ऐसा दिखाई पड़ती है। मैं समझता हूं इससे छूटने की आवश्यकता तो है ही। इससे छूटने की आवश्यकता जो पहले बताया, हम यदि शरीर संवेदना के आधार पर कितने भी और काम करें, कितने भी और जितने भी धनराशि को माने सारा जंगल काट करके नोट बना दे, तो भी नहीं होने वाला है। होने वाला कब है भाई? आदमी को समझदार बनाओ, सुखी हो जाओ, एक ही बात है इसमें। समझदार बनाने के एक ही मुद्दा है, अस्तित्व को समझना ही होगा सह अस्तित्व के रूप में। जीवन को समझना होगा प्रामाणिकता के रूप में ही, अनुभव के रूप में ही जीवन को समझना होगा। और यदि मानवतापूर्ण आचरण को समझना होगा तो मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही समझना होगा। दूसरे विधि से मानवतापूर्ण आचरण को समझना ना तो आपसे बनेगी ना मुझसे बनेगी, ये सच्चाई है। तो जब कभी हम समझेंगे, एक ही विधि से समझेंगे कि मानवतापूर्ण आचरण को हम मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही करेंगे। उसका पृष्ठभूमि आपको विदित कराया है। संबंध सहअस्तित्व सहज विधि से समीचीन है। क्या बात है, इसमें आप हमको कुछ लैबोरेटरी बनाना नहीं है, ना कोई युद्ध करना है, दोनों नहीं करना है। तो सहअस्तित्व सहज विधि से संबंध बिल्कुल समीचीन है। इसको जानना मानना है। इसको उसके जानने मानने पर पहचानना निर्वाह करना बनी जाती है। जानने मानने के अभाव में जानना मानना क्या चीज होता है? प्रयोजनों को जानना मानना होता है। प्रयोजनों को जानने मानने की जगह में हम रिक्त होने के फलस्वरूप पहचानने निर्वाह करने में भी हमारा भट्टा बैठ गया। जैसा धरती की संबंध को पहचानने में हम चूक गए और धरती का प्रयोजन को समझने में हम चूक गए। ये ज्वलंत उदाहरण है। और पर्यावरण को हम समझने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजनों को हम समझने में चूक गए। उसी से अपना भट्टा बैठी हुई है। ये मानव जाति की भट्टा बैठ गई है। इसको भले प्रकार से समझने की आवश्यकता। इसी आधार पर शायद है यदि इस धरती पर मानव परंपरा यदि रहना है तो उसके लिए कैसा करवट लिया जाए, उसके लिए ये पूरा प्रस्ताव है। और कोई हमारा कोई आशय नहीं, इतने ही भर आशय बनता है। तो इसके पूरा जीवन जो भटकाव का आधार क्या बताया? भ्रमित होने का आधार,
हम संवेदनशीलता विधि से हम सारा निर्णय लिए। ये संवेदनशील विधि से निर्णय लेकर जीने वाला बात पशु संसार में संपन्न हो चुकी है। इसको भले प्रकार से जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो यदि कोई ऐसा परिस्थिति आता है उसको हम अध्ययन कराएंगे। इसको हम भले प्रकार से जानता हूं, ठीक है। और मनुष्य संवेदनशीलता के सीमा में जीने जाता है, मनुष्य को तृप्ति मिलती नहीं है। अतृप्त आदमी जो जो करना है वो सब कर ही देता है, वही किया है अभी तक। अतृप्ति विधि से तो हम सारा कुछ कर्म कर डाला, वो अतृप्ति विधि से और भी जो करना है कर डालेंगे, उसको कौन रोकेगा। वो अतृप्त विधि को तृप्त विधि में लाने की काम है। इसी को हम दूसरी भाषा कह रहे हैं जागृति। तृप्ति कहां से आता है भाई? तृप्ति जो है समझदारी, समझदारी का मतलब होता है जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इसकी एक तृप्ति। इन चारों के परस्परता में जो तृप्ति बिंदु है यही तृप्ति का स्रोत है। यह नित्य स्रोत है, एक दिन रहेगा दूसरे दिन मिट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यह निरंतर स्रोत है। क्यों निरंतर स्रोत है? जीवन नित्य है, जीवन तो कभी मिटता ही नहीं है। जीवन में यदि समझदारी आता है तृप्ति भी निरंतर रहेगी, तो जीवन में समझदारी नहीं आती है तृप्ति भी नहीं रहेगी। बस इतनी ही बात है, छोटी सी बात है। वो समझदारी भी एक बहुत दूरता की जैसा मुझको नहीं लगता है। यह जरूर रही परंपरा में ना होने से मनुष्य के लिए हर व्यक्ति को अनुसंधानित करने का समय और साहस ये दोनों जुड़ नहीं पाती थी, ऐसा मैं सोचना है। क्योंकि हमारे परिवार में बहुत सारे लोग विद्वान क्योंकि अनुसंधान के लिए तुले नहीं हैं, ये सभी बातें हम देख चुका हूँ। इस आधार पर जहां तक एक प्रस्ताव आने की देरी थी वो शायद है पूरा हो गया है, या इससे अच्छा प्रस्ताव कहीं से मिलता है तो उसको भी देखा जाए। इसमें कोई माने एकाधिकार की बात होती नहीं है। समझदारी सर्वमानव का अधिकार है और हर व्यक्ति इसका अनुसंधान कर सकता है, इसमें अपना योगदान दे ही सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। यह हुआ समझदारी की आवश्यकता है, इस पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए कोशिश किया। ये अनुनय विनय जहां तक आप लोगों को माने स्वीकार होता है, नहीं स्वीकार होता है तो आप ही निर्णय करेंगे। सब सही होगा, जो भावी क्षणों के लिए जरूरत होगा वही होगा, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं। तो मनुष्य अपने भावी क्षणों को निर्मित करता है। इसके आगे और एक ध्यान आकर्षण, मनुष्य ही अपने भावी क्षणों का निर्माता है। इसको हम ऐसा देखे हैं, हम जैसा घर बनाते हैं वैसे ही घर में हम आवास करते हैं। घर गिरने की जैसा रहता है, हम एक दिन भले अच्छे दिन में उसी घर गिर करके हम दब के पूरा हो जाते हैं, ये भी होता है। यदि अच्छा घर बनाए रहते हैं उसमें बढ़िया ढंग से बच्चे बड़े सब कोई जीते हुए भी और खुशहाली मनाता हुए भी देखा गया है। ये दोनों चीज देखे हैं। और इसी विधि से हमारा जो आवास बनाने का विधि है, अग्रिम भविष्य का आधार हमारा बनावट में ही है। इसी प्रकार कपड़ा बनाते हैं, इसी प्रकार आहार पैदा करते हैं। आहार पैदा करने में क्या है, आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। ये प्राण कोशाएं जितने भी जो बन जाते हैं वो सब मिट्टी में जब मिलते हैं ये उर्वरक कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप में उर्वरक वस्तु यही है। प्राणकोशाएं बनते हैं और प्राणकोशाओं से रचनाएं होते हैं। वो रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिलता है, उसका नाम है क्या चीज? उर्वरक। धरती में जितना उर्वरकता की आवश्यकता है वो सब स्थापित होने के बाद ही मनुष्य को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते 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 विज्ञान युग आया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनानुपाती विधि से शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता की जो स्रोत थी वो कम हो गई। अब उसके लिए
पुनः शुरू किए और कोई विधि से, तो समुद्र की सारा नमक ले जा करके धरती पर बिछाने की जुगाड़ सोचा। वो ये रासायनिक उर्वरकता की मूल तत्व है। और दूसरा आम्ल, क्षार और आम्ल, दो पर आधारित जितने भी रासायनिक खाद को बताते हैं। और इसमें से इसको संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत बड़े लोगों को तैयार कर रखते हैं, पाल रखते हैं, उससे हम सब संसार को कल्याण कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। इस विधा में हमारा सोचना ऐसी रही तो प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है, जो वनस्पति जन्य जितने भी खाद है, उसी से ये धरती बच सकती है। धरती की मैंने सतह में जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको समुद्र में ले जा करके वह अपना दे देता है, समुद्र उसको बनाए रखता है। सारा क्षार, जो क्षार जरूरत नहीं है धरती के सरफेस में, और उसको समुद्र में ले जा करके छोड़ना होता है। और वो कब कैसे, उसका संतुलन कैसे बनी, वो वृक्षों से, झाड़ से, वनस्पतियों की जो धरती की सतह में जो सघन रूप में रहने की स्थिति में है, ये सब चीजें संतुलित रहेगी। अब तो जंगल तो काट चुके, अब क्या किया जाए? अब तो उसके बारे में ध्वनि तो निकलता है, जंगल लगाया जाए। कौन लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, ये सब प्रश्न तो मनुष्य को विकराल रूप में बाधा कर ही रहा है। और कुछ कुछ करते भी हैं, कुछ सफलता भी होता होगा, कुछ निरर्थकता भी होता होगा, ये सब होते ही जा रही है। तो ये सब पिचकाट हमारा ही भविष्य की क्षणों के लिए हम समस्या पैदा किया, वो समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं, और एक समस्या को ढकने के लिए और एक समस्या पैदा करते हैं। इस ढंग से समस्या ढकता नहीं है। यदि ढक जाता तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता। समस्या से समस्या ढकता नहीं। किसी एक छोटा सा भी समस्या को जितने भी बड़ा भारी समस्या से ढका जाए, ढकता नहीं। ठीक है, तो इसको विशेष करके ये देखा गया है, ये बड़े बड़े देशों में भी, छोटे देशों में भी, जहाँ कहीं भी जो उन्नत पदों में बैठे रहते हैं, उनके लिए खतरा पैदा होने पर देश की खतरा पैदा करके अपना सुरक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसको देखा गया है, इसको जाना गया है। तो इससे कोई समस्या हल हुई नहीं। इससे कोई और भी एक समस्या और बड़ी समस्याएं पैदा होती गई, इससे कोई चीज हल हुआ नहीं। ये भी देखा गया। ये सब कहने का मतलब और कोई अर्थ नहीं है, ना कोई शिकायत की बात है, ना कोई निंदा की बात है। घटित घटनाओं का एक आकलन है। इन आकलन के साथ साथ पुनर्विचार करने की प्रस्ताव है, और कोई कारण नहीं है। ये सब आकलन इसीलिए है, पुनर्विचार करने के लिए शायद प्रेरक हो जाए, इतने के अलावा और कोई कारण नहीं। तो इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर के जीवन अपने 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना है, यही जागृति है। संवेदनशीलता विधि से 4.5 क्रियाएं प्रमाणित होते हैं, जागृति विधि से 10 क्रियाएं माने प्रमाणित हो जाते हैं। इतनी ही छोटी सी काम है। 10 क्रियाएं प्रमाणित होने के लिए क्या चाहिए भाई? वो बताया पहले, जो विद्या के साथ ये बात तय किए, तो हम समझदारी को प्रमाणित करना ही है। ठीक है, जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने का जो काम है, इसको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के क्रम में 10 क्रियाएं काम करेंगे। जानने मानने की तृप्ति मिलने में जो जागृति कहलाता है, यही अनुभव कहलाता है। जानने मानने की तृप्ति बिंदु आ जाए तो अनुभव कहलाता है। यही इसी क्रिया का नाम है अनुभव। यह आप में भी होता है, मुझ में भी होता है, एक आज पैदा हुआ बच्चे में भी हो सकता है। इसीलिए सभी अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकते हैं, यह प्रस्ताव है, और कोई कारण नहीं है। तो इसमें यह भी एक उपकार दिखाई पड़ती है मुझे। ये आप सबको कैसा स्वीकार होता है, इसको आप ही बताएंगे, सत्यापित करेंगे। इसमें पुरोहितवाद की कोई स्थान नहीं है। मैं स्व सबको तारूंगा वाला बात से मुक्ति है। हर व्यक्ति अपने समझदारी से ही भ्रम मुक्ति पा सकता है। हम भ्रम से मुक्त हुए, मैं मुक्त हुआ हूं, मैं मुक्त होने मात्र से आप मुक्त हो गए, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। ये मुझको नहीं दिखाई पड़ती है।
हम भ्रम मुक्त हूं, ये बात सच्चाई है। क्यों? इसको सच्चाई कैसा कहता हूं? आपको हम समझा ले जाता हूं, आप प्रमाणित होते हो, इस आधार पर कहता हूं। ठीक है, तो इससे ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु आती है। एक व्यक्ति तर जाने मात्र से सारा संसार तर जाएगा वाला बात जो थी, तो वो पर्याप्त नहीं हुआ। उसका यदि तरने की विधि है तो अध्यवसायिक विधि है, अवधारणा विधि है, समझदारी की विधि है। समझदारी की विधि तक जब तक नहीं आता है, कोई आदमी समझ गया है, तर गया है, ये सब बात पर यकीन करना बहुत दुस्साहसिकता है। इसमें कितना हम सफल हुए, कितना पाए, कितना खोए, इसका भी एक आकलन हो सकता है। कहने की मतलब जैसा आदर्शवाद के अनुसार यह ज्यादा प्रचलित हुई, इस पर भी आदमी तुला, इस पर आदमी काम किया, इस पर अपना जान छिटकाया। जो बहुत सारे लोग साधना कर्म में चले गए, तो हम बहुत कुछ पा चुके हैं या खो चुके हैं, दो में से एक हो चुके हैं, उसका भी आकलन हो सकता है। उसका आकलन हम मेरे नजरों में आई कि अभी तक जो आश्वासन तो लंबी लंबी बहुत सारे सदग्रंथों में बताई गई है, किंतु उसका प्रमाण इस धरती के छाती पर एक भी आदमी में निकला नहीं, एक भी आदमी निकला नहीं। तो जब निकला ही नहीं तो हम क्या करेंगे? परंपरा में आता ही नहीं है, उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था, खोया था, इसको हम कहे भी कैसे? ये बहुत दुष्पार की बात है। ये बात सही है, परंपरा में जो चीज है नहीं है, उस पर हम यकीन करना इतना माने हम सुलझने का कोई तरीका नहीं है। पर जो सुलझने की तरीका होगा वो परंपरा में आएगा ही। सुलझने वाला नहीं है वो कोई परंपरा में नहीं आएगा। ये तो बात सच्चाई है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जो अभी तक जितने भी आदमी बहुत सारा गलती अपराध किया, उसका कोई परंपरा होता नहीं है, और नया तरीके की गलती अपराध होता है, उसका कोई परंपरा नहीं होती। तो उसके ऊपर भी काफी शोध हुई है। जो देशों में अपराध कक्ष बना करके, शाखा बनाकर क्या क्या तो करते हैं, वो ज्यादा जानते ही हैं। तो उसके ऊपर भी निश्चित शोध पत्र स्थापित करना अभी तक हुआ नहीं। अभी तक की जो अपराध शाखा में यही सुनने में आता है, उनको ऐसा अपराध करते हुए पकड़ा गया, यह अपराध ऐसा करते हुए पकड़ा गया, उसके लिए ये परिणाम हुए, इसके लिए ये परिणाम हुए, ऐसे ही हम सुनने में आती है। तो इस ढंग से अपराध और गलती का कोई निश्चित परंपरा हो जाए, वो कोई चीज होता नहीं। जब कोई भी परंपरा होता है, मानव के जीने की कला का परंपरा होता है, मानव की समझदारी का परंपरा होता है। ये मुख्य बात है। मानव का और कोई परंपरा नहीं होती है। मानव का जीने की कला का परंपरा होता है, समझदारी का परंपरा होता है। समझदारी का परंपरा अध्यवसायिक विधि से हो पाता है। जीने की कला का परंपरा परिवारगत होता है, परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाता है। ये तीनों विधि से तो आने के लिए जो आधार है, जो शिक्षा से जो प्राप्त समझदारी है और माने उसके ऊपर दृढ़ता है, जो संकल्प है, उसके ऊपर जो अपने निष्ठा को हम व्यक्त करते हैं, उसी के आधार पर पूरा जीने की कला निष्पन्न होती है। इसी प्रकार मैं भी अपने में जो जीने की कला को देखा, हमारा समझदारी के आधार पर ही मैं स्वयं जीने की कला को पाया। ये मुख्य बात है, ये भी एक मुख्य बिंदु है। जीने की कला में का ध्रुवीकरण के बारे में बताया। समझदारी पूर्वक जीने की कला जब कभी भी आती है, उसमें निश्चित रूप में, मैं शतशः निश्चित रूप में व्यवस्था में जीना ही बनता है और कुछ होते ही नहीं। उसका कारण भी बताया। जो और अन्य सभी संसार बिना स्कूल के, कॉलेज के ही तो बीजानुषंगी विधि से, परिणामानुषंगी विधि से, वंशानुषंगी विधि से तो सारा प्रकृति व्यवस्था में ही है। इन व्यवस्था में रहता हुआ जो प्रकृति है, उनमें समझदारी की आवश्यकता नहीं रही। समझदारी का मतलब जो
जानने मानने की पक्ष की ना होते हुए पहचानने निर्वाह करने की विधि से नियंत्रित रहना, नियमित रहना, संतुलित रहना बन गई। मनुष्य को न्यायिक रहना आवश्यक है। तो नियमित भी रहना है, नियंत्रित भी रहना है, संतुलित भी रहना है और न्यायिक भी रहना है। न्यायिक हुए बिना आदमी सामाजिक होता नहीं। तो यह सामुदायिक बन करके कभी भी वाद विहीन हो नहीं सकता। सामुदायिक बनता है तो स्वाभाविक है जो वादा विवाद आता ही है और तमाम जो द्रोह विद्रोह आता ही है और संघर्ष आता ही है, युद्ध होता ही है, शोषण होता है। ये चारों संपदा रहते हुए द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध रहते, आदमी सामाजिक बन गया, ऐसा कैसा माना जाए? यदि इसी को माना जाए तो फिर बाद में हर व्यक्ति युद्ध करे, मरे मारे, एक ये भी हो सकता है। इसके लिए छूट होना चाहिए। उसको क्यों बांध रखते हैं? तुम मार नहीं सकते, हम मार सकता हूं, ऐसा क्यों सोचा जाता है? ये कहां तक न्यायिक हुआ, कहां तक उपयोगी हुआ? ऐसा सोचा जा सकता है। तो इन मार्मिक मुद्दों पर, मैंने मार्मिक मुद्दा का मतलब बहुत सारे लोग जो स्वीकार चुके हैं, मान चुके हैं एक प्रकार से, ऐसे मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो इसको यदि हम ठीक से हृदयंगम करते हैं तब अपने में एक और अच्छी बातें उपज सकती है। क्या उपज सकती है? तो हम जो अभी तक किए उसमें जब हम पार नहीं पाए, इस पर हर व्यक्ति अपने मन लगा करके तो क्या उपाय हो सकता है उसको सोचने के लिए तैयार हो पाता है। यह तैयार होना मानव का सहज क्रिया है। ये भी, इसमें कोई लदाऊ फसाऊ कुछ भी नहीं है। मनुष्य सोचता ही है, सोचने वाला इकाई कोई मनुष्य हम कह ही रहे हैं, विचारने वाले वस्तु को ही हम मनुष्य कह रहे हैं। तो मनुष्य में सोच विचार एक निरंतर क्रिया है, अनुस्यूत क्रिया है। इसका कोई गम्य स्थली तक के करता ही रहेगा। यही शोध का स्रोत है। हर व्यक्ति शोध में प्रवेश कर सकता है। हम सोचते हैं वो कर सकता है, ये कर सकता है, ये भी बहुत ही एक ऐसी लगता है कि हम असामाजिक तत्व को अपना लिए हैं। हर व्यक्ति शोध कर सकता है, ये सच्चाई है। जो अपने शोध से स्वयं तृप्त होना भी आवश्यक है, दूसरों का तृप्ति का स्रोत बनना भी आवश्यक है। ठीक है, इस ढंग से बात बनने वाली स्रोत बनती है। यहां से हम शुरू करने के लिए क्या किया जाए वाला बात ही पुनः दीवाल के सामने खड़े होकर के अब कर्तव्य विमूढ़ होने की बात क्या किया वाला बात ही आता है। पहले मुद्दा समझदार हुआ जाए, समझदारी के पश्चात जीने की कला को अपनाया जाए। जो जीने की कला में ही एक भाग आता है, धरती के साथ हम कैसा जिएंगे, जीव संसार के साथ कैसा जिएंगे, वनस्पति संसार के साथ कैसा जिएंगे, ये सभी प्रश्न का उत्तर अपने आप से मिलने लगता है। जीने की कला में मनुष्य के साथ भी जीना है और मनुष्यतर संसार के साथ भी जीना है। हम सोचें कि मनुष्य के साथ जिएंगे, किसी के साथ जिएंगे नहीं, ये भी कोई व्यवहारिक बात हो नहीं सकती। ये मनुष्य को छोड़ देंगे, बाकी झाड़ पत्थर के साथ जिएंगे, ये भी अव्यवहारिक हो गया। ये दोनों का गवाहियां अपने पास मिल चुकी है। तो इन गवाहियों के साथ हम अपने को समृद्ध बनाने की दिशा में हमको अग्रसर होना है, अपने को सार्थक बनाना है। ये मुख्य प्रस्ताव का एक स्वरूप बनी। ठीक है, ये मुख्य प्रस्ताव का स्वरूप बनने के उपरांत ये बनता है ये पूरा 10 क्रियाएं कैसे प्रमाणित हो, ये मुख्य मुद्दा है। इस विधि से हम इस मानसिकता में पहुंचे हैं, हम 10 क्रियाओं को कैसा अनुभव कर सके। ये तो तयशुदा बात है। अपने में हर मनुष्य अनुभव करने की दावा करता ही है और समझदारी की दावा करता ही है, मूल्यांकन की दावा करता है। इस 3 दावा मैं समझता हूं, जैसा है 10-15 वर्ष शरीर काल का हर व्यक्ति का जैसा है व्यतीत होता है, उसके तुरंत बाद ही इस प्रकार की दावा करना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था तक
आदमी अपने को ये मान लेता है, मैं अनुभव करता हूँ और समझता हूँ और मूल्यांकन करता हूँ। ये मुख्य स्रोत है। हर मनुष्य में ये दावा करने का जो प्रवृत्ति है ये सहज है। ये कोई लदा हुआ, फंसाया हुआ और थोपा हुआ बात नहीं है। हर व्यक्ति में ये उमंग है, ये उत्साह है, स्वयं स्फूर्त है। ये आवश्यकता के ओर निर्देशित करता है। हर मनुष्य को ये आवश्यकता है, इस बात को इंगित कराता है। इस पर हम चिर उपेक्षा किए हैं और इसको ध्यान में लाने की आवश्यकता है। ये भी एक मुद्दा है जिस पर हम पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जबकि इतना सहज स्रोत रहते हुए हम इतना चिरकाल से कैसा उपेक्षा कर दिया। हम तेरे को तारूंगा, मैं तर जाऊं, मैं तारने वाला व्यक्ति हूं, इस प्रकार से कैसा सोच लिया। ये एक आश्चर्यजनक घटना है और इसमें हम सब आस्था भी करते रहे हैं। ये भी एक बात। आस्थाएं सदा सदा आश्वासन के आधार पर टिकी रही, ना कि प्रमाणों के आधार पर। ये मुख्य बात है। तो वास्तविक में विचार ये करना है, प्रमाणों के आधार पर हम आस्था करना है या हम आश्वासनों के आधार पर माने आस्था करना है। ये सोचने की मुद्दा है। मेरे अनुसार मैं जो आरंभिक काल से ही मैं जैसा ही हमारा प्रवृत्ति हुई, प्रमाणों के आधार पर आस्था करने के लिए हमारा विचार हुआ, हमारा प्रवृत्ति हुई, हमारा स्वाभाविक रूप में उत्साह बढ़ा। प्रमाणों को खोजने की जगह में ही हम जब अपने को रिक्तता पाई तो उसी के आधार पर यह सब पुनर्विचार करने की प्रवृत्ति बनी। उसका परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हुआ आपके सम्मुख रखने के लिए हम प्रवृत्त हैं। नहीं तो हमारे लिए भी कोई रास्ता नहीं रहा। जैसा 700 करोड़ आदमी के सम्मुख जैसा रास्ताएं सब बंद हो चुकी हैं, उसी भांति मेरे साथ भी रहा होगा। इसको आप भी अंदाज कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसी स्थिति में मैं भी था, क्योंकि मानव कुल में ही किसी की कोख में ये शरीर यात्रा शुरू हुई है। इसी संसार के जो आधूड़ा, पूरा, बेकार, मैंने साकार कुछ भी शिक्षा संस्कार कहलाते हैं, ऐसे ही कुछ कर्मकांडी संस्कार, कुछ शिक्षा संस्कार, इसी जंगल में से मैं भी गुजरा हूँ। गुजरने के बावजूद हमारा स्वीकृतियां ना तो इस शिक्षा के साथ रही, परंपरागत संस्कारों के साथ रही। हमारा आस्थाएं इसमें स्थिर नहीं हो पाई। यही हमारा संपूर्ण जो उद्देश्यों के ओर दौड़ने का आधार बना। ये दोनों जगह में हम छूट गए, जो ना शिक्षा परंपरा से हमारा आस्था बन पाई, ना संस्कार परंपरा जो समुदायों में होती हैं उसमें ना आस्था बन पाई। इसीलिए हम रिक्त हो गए। शायद है हम अपने ढंग से दौड़ने के लिए तैयार हो गए, ऐसा लगता है। किंतु घटना तो घट चुकी। इस घटना में यही बना, जीवन को समझना एक महत्वपूर्ण बिंदु रही। जीवन में ही समझदारी समाये जाने की बात रही। वो समझदारी समाने की विधि हमें हाथ लगी। तो उसी क्रम में अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो 10 क्रियाएं प्रमाणित होने की विधि कैसा आता है, ये मुद्दा यहीं से शुरू होती है। जो मान्यताओं, आस्थाओं के आधार पर हम 5.5 क्रिया में ही जीना है। आस्था जब तक है, माने आस्था का मतलब यह होता है वस्तु को हम बिना जाने अस्तित्व को स्वीकारते हैं। अस्तित्व जब स्वीकारा गया, अस्तित्व को बिना जाने स्वीकारा गया, वो अस्तित्व को समझने का जो कुछ भी परिस्थितियां बनी, अस्तित्व समझ में आए बिना ही हम बहुत कुछ मान लिया कि अस्तित्व है। बिना जाने अस्तित्व को मान लिया, यही मान्यता है। इसी मान्यता के आधार पर आस्था कहलाता है। जिसको जानने की बात हम मानते हैं उसका नाम होता है विश्वास। विश्वास और मान्यता में अंतर इतने ही है। इन दोनों को हम समझने की बाद अपने में ये विश्वास हो जाता है कि
हम सदा सदा हम जानने की बात ही मानने की प्रक्रिया में हम संलग्न रहें। ये शायद है सर्वमानव में घर किया है, अकेले में नहीं है, मेरे अकेले में ये चीज नहीं है, मैं समझता हूँ सर्वमानव में ये घर किया है। तो ये अपेक्षा पूरा कैसा हो भाई? तो हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी परिवार में शुरू करते हैं शरीर यात्रा, किसी भी समुदाय परिवार में समुदाय में जीवन यात्रा करते हैं, किसी शिक्षण संस्थान में जाते हैं, किसी राज्य संविधान के अंदर अर्पित रहते हैं। ये सब करते हुए हम कैसे इससे पार पाएं कि हमारे में तो वस्तु को जानने की बात मानने की स्थिति कैसा है। यही धर्म संकट शायद है, मेरे साथ भी रहा है और आपके साथ भी है। तो कोई ना कोई तो इसमें आदमी ही इसमें पार पाने की बात है, और कोई ना लकड़ी पार पाता है, ना आकाश पार पाता है, ना कोई पक्षी चिड़ैया जीव जानवर कोई पार पाने पर हम पार जाएंगे, ऐसा कोई चीज होता नहीं है। कोई मनुष्य को ही इसमें ध्रुवीकृत होने की आवश्यकता थी, प्रमाणित होने की आवश्यकता थी और सत्यापित करने की आवश्यकता थी। यही मेरे अनुसार पूरा का पूरा चीज आती है। वो एक प्रकार से अंधे की गोला जैसा ही बात है। ये हम केवल हवा में हाथ मारने वाली ही बात रही, इसके बावजूद भी अस्तित्व में संपूर्ण वस्तु विद्यमान है। हम जिस बात के लिए खोज निकलते हैं वो चीज से हमारा मुकाबला हो ही जाता है। ऐसा मेरे साथ तो घटना जो कुछ भी हुई उसका सत्यापन यही बनता है। मेरा जो प्रश्न थी उसका उत्तर अस्तित्व में थी। यदि अस्तित्व में यदि उत्तर नहीं है, प्रश्न भी नहीं होना था। प्रश्न होता है, इसका उत्तर अस्तित्व में है ही है। इसी आधार पर मेरा जो कुछ भी मैंने प्रयत्न हुई उसी ओर काम किया, फलस्वरूप उसको हम पा गए, हम उत्तर पा गए। इस उत्तर के साथ यह समाहित है, हम पूरा जीवन की 10 क्रियाओं को हम प्रमाणित करते हैं। मैं करता ही हूं और मेरे साथ आप सब इस 10 क्रियाओं को प्रमाणित कर सकते हैं। ये मेरा मैंने एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम का आधार है और सार्थक कार्यक्रम की ओर दिशा है। सार्थकता का मतलब क्या है? हम प्रामाणिकता को प्रमाणित करना। प्रामाणिकता 10 क्रियाओं के साथ होती है, यह 4.5 क्रियाओं के साथ होता नहीं। मुख्य बात ये संवेदनशीलता शरीर को केंद्र में रख करके ही, मैंने इंद्रियों को केंद्र में रख करके ही, इंद्रियों की संतुष्टि को केंद्र में रख के ही संवेदनशील विधि से आदमी अपने प्रवृत्तियों को बनाता है। यह एक बहुत ही सुदृढ़ बात है। ये भय और प्रलोभन के चक्कर में सदा घूमता हुआ हम भी देखे हैं, आप भी देख सकते हैं। अब इसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन के जगह में होने की बात प्रस्तावित है। ये कैसे आएगी? इसके लिए यही होना अस्तित्व को सहज रूप में, व्यवस्था के रूप में समझ पाना। कैसे समझ में आएगी? क्योंकि एक दूसरे के पहचान और निर्वाह। तो पहले आपको बताया था जो कुछ भी एक परमाणु अंश जितने भी हैं एक दूसरे को पहचानते हैं, निश्चित कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ तत्पर होते हैं और परमाणु के रूप में अपने आचरण को, निश्चित आचरण को, दृढ़ आचरण को, बिना किसी हिलडुल के आचरण को प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था में होना हमें अनुभव होता है। उसी भांति अणुएं, कई परमाणुएं मिलकर के अणु बनाते हैं, तो ये भी एक सहअस्तित्व का ही प्रवृत्ति है। सहअस्तित्व में अपने को प्रमाणित करने के क्रम में ही एक परमाणु अणु के रूप में एक दूसरे परमाणु को पहचानते हुए एक अणु के रूप में, व्यवस्था के रूप में होते हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरह से देखा है। ऐसे अणुएं सब मिलकर के बड़े बड़े रचना के रूप में होते हैं। विज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी सभी लोग देखते हैं। जैसा ग्रह गोल होते हैं, ये धरती होता है, सूरज होता है, चांद होता है
ऐसे बड़े बड़े ग्रह गोलों को हर व्यक्ति देखता है। ये सबके मूल में क्या चीज है, इसको मैंने ये देखा है, सह अस्तित्व को प्रमाणित करना ही है। सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के क्रम में ही और शुद्ध रूप यही है, सभी एक एक वस्तु अपने में ऊर्जा संपन्न रहना ही है। ऊर्जा संपन्न रहने का ही ये अनुपम अभिव्यक्ति है। सभी परमाणु अपने में और सभी अणु अपने में, हर परमाणु अंश अपने में व्यवस्था की ओर उन्मुख होना देखा गया है। यही मुख्य बात है जो मानव के लिए अनुप्राणित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मुख्य मुद्दा है। इस मुद्दे पर मेरे अनुमान ऐसा है, तो हर ज्ञानी को भी इसकी आवश्यकता है, हर अज्ञानी को भी आवश्यकता है, हर विज्ञानी को भी सहअस्तित्ववादी मानसिकता की आवश्यकता है। इस मानसिकता के साथ ही हम मानव बन सकते हैं। मानव से कम में हमारा कोई ऐश्वर्य उदय होने वाला नहीं है। मानव से अधिक यदि कुछ होता है तो देव मानव ही होता है, दिव्य मानव ही होता है। इसके बारे में आगे और अच्छी ढंग से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति समझ भी सकता है, जीवन में चरितार्थ भी कर सकता है। ये सहअस्तित्व की महिमा एक परमाणु अंश से चलकर एक ग्रहगोलों तक ये स्पष्ट है। उसी क्रम में आगे चलकर के जितने भी हमारे सम्मुख स्थित जंगल है, पहाड़ है, ये भी जितने भी खनिज हैं, ये भी अपने में आपसी में सहअस्तित्व के आधार पर ही और अपना वैभव को प्रस्तुत करते हैं। सहअस्तित्व के आधार पर ही लोहा भी अपने वैभव को, और एक झाड़ भी, और तुलसी झाड़ भी, दूब भी अपने वैभव को, और एक बाघ भी, एक गाय भी अपने वैभव को प्रकाशित कर दिया है। सहअस्तित्व विधि से ही ये सब संरक्षित हैं। सहअस्तित्व नहीं होता, इस किसी को भी संरक्षण मिलना ही नहीं था। तो इसका मूल तत्व यही है, सत्ता में अर्थात व्यापक वस्तु में हर एक एक वस्तु संरक्षित, नियंत्रित, ऊर्जा संपन्न है। इन तीनों मुद्दा हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। उसी क्रम में मानव भी ऊर्जा संपन्न है। शरीर के रूप में जो ऊर्जा संपन्नता है तो प्राणकोशा के रूप में कार्यरत हैं, वो उनका सीमावत नहीं है। जैसा झाड़ों में होता है, जीव शरीरों में होता है, वैसे ही मानव शरीर में भी प्राणकोशाएं उतने दूर तक काम करते हैं। इसको देखा गया है। इसमें भी सहअस्तित्व ही वैभव है। ये कोशा के साथ दूसरा कोशा का सहअस्तित्व ही है। निश्चित रचना को रचित कर पाते हैं। ये रचना करने की विधि जो बनती है वो प्राण कोशों में निहित प्राण सूत्र में निहित रहता है। उसका नाम है रचना विधि। ये रचना विधि में निरंतर एक शोध होती रहती है। फलस्वरूप इसका गवाही है अनेक प्रकार की जो रचनाएं हमारे सम्मुख खड़ी है। इस गवाही के साथ हम इसमें आश्वस्त हो पाते हैं। तो प्राण सूत्र में भी शोध कार्य है और परमाणु अंश में भी शोध कार्य है। तो वही कार्य मनुष्य में भी एक शोध कार्य की स्रोत होना हम देख पाते हैं। मनुष्य का शोध कार्य का स्रोत है तो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता पहले बात। उसके बाद जो बनती है, जो उनका विचार शक्ति, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, और ये सभी शक्तियां अपने आप में अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन तत्परता के साथ ही तो इन 10 क्रियाओं के साथ जीने वाली क्रिया और जीने वाली वैभव, जीने वाली संपदा, जीने वाली जो वैभव है, ये प्रमाणित हो पाता है। इन 10 क्रियाओं में मुख्य मुद्दा यही है जो अनुभव होना, अनुभव मूलक होना। 2 ही विधि है, समय इंद्रिय सन्निकर्ष मूलक संवेदनशील पद्धति से जी पाना, वो अभी तक हो चुकी है। दूसरा अनुभव मूलक विधि से जी पाना। अनुभव मूलक विधि से जीने के लिए स्वाभाविक विधि में हमारा पास स्रोत बनी हुई है, जीवन अनुभव करना चाहता ही है। तो पहले आपको यह स्मरण दिलाया था,
हर व्यक्ति अपने को अनुभवशील मानता ही है और समझदार मानता ही है और न्यायविद, चिंतनशील और न्यायविद मानता है। न्याय चाहने वाला बना ही रहता है। इतना तो सभी व्यक्ति में अपने को एक सर्वेक्षण से पता लगता है। इन विधि से हम मनुष्य का अध्ययन को शुरू करते हैं। न्याय चाहने वाला यदि है, न्याय पाने का भी अधिकारी है। न्याय पाने का अधिकार को अभी तक अपन ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, क्योंकि जो जितने भी न्यायविद, जो न्याय मूर्तियां होते हैं, जितने लोगों के साथ मेरा संपर्क हुई है, उनसे ये बात पूछा गया है, आप क्या न्याय जानते हैं? हम तो न्याय नहीं करते हैं। और यही कहते हैं, यदि ये सच्चाई है, न्याय को समझने के लिए न्यायपालिका में आवश्यकता है, न्यायालय में आवश्यकता है। और वही न्यायालय का छोटा सा स्वरूप होता है घर। हर एक परिवार में भी इस न्याय को समझने की आवश्यकता है। न्याय को समझने के लिए जब हम प्रवृत्त होते हैं, हमारे पास रास्ता सुगम हो जाता है। वो है संबंधों को पहचानने की बात और मूल्यों को निर्वाह करने की बात। ये दोनों बात सटीकता से चरितार्थ होता है। उसी समय से हमारे पास मूल्यांकन करने का जो अधिकार है प्रयोग होता है। फलस्वरूप उभय तृप्ति उसका ध्रुवीकरण करता है। हम संबंधों को पहचाना हो या नहीं पहचाना हो, इसका ध्रुवीकरण उभय तृप्ति के आधार पर हो पाता है। दूसरा कोई विधि से न्याय का कोई भी प्रमाण मिलने वाला नहीं है। तो इसको यदि हम ठीक से हृदयंगम करें, ये इतना सहज क्रिया है संबंधों को पहचानना, क्योंकि हरदम संबंध समीचीन है। यह कोई पैदा नहीं करना है, इसके लिए कोई लैबोरेटरी डालना नहीं है, इसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना बनाना नहीं है और शतवर्षीय योजना भी नहीं बनाना है। सीधा सीधा समीचीन संबंधों को पहचानना है। समीचीनता जो कैसी रहती है पूछा जाए तो उसका उत्तर यही अस्तित्व में रखी हुई है। चारों तरफ फैला रहता है संबंध, उसको हम समझे चाहे ना समझे। जैसा जो तमाम प्रकार की औषधियां चाहे मनुष्य जहाँ रहता है उसके सभी वो उगाई रहता है। उसमें जो पहचानना ना पहचानना मनुष्य के स्वयं के उद्देश्य, स्वयं के उत्सव, स्वयं के आवश्यकता, उसके अनुसार प्रयास, इन चारों भाग मिलकर के वस्तु को पहचानना बन जाता है। तो कई लोग कई चीजों को पहचाने रहते हैं, वहीं बहुत सारे लोग नहीं पहचाने रहते हैं। इन दोनों चीज को हर देश, हर काल, हर मनुष्य के साथ इसको सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मनुष्य अपने में ही स्वतंत्र है समझदार बनने ना बनने। जो यदि समझदार बनना चाहता है तो उस स्थिति में समझदार बनने का भी परिस्थितियां समीचीन है, माने समझदार बनने के लिए पूरा सामग्री है। और नहीं समझदार बनना चाहता है उसके लिए भी सामग्री है, और परिणाम दोनों का भिन्न है। परिणाम में हर मनुष्य यदि ना समझ के भी शुभ ही चाहता है, वो ना समझ करके शुभ घटित होने वाला नहीं है। बाकी केवल यही है, हम चाहते हैं इसीलिए हम नहीं समझते हैं, चाहते हैं इसीलिए समझते हैं। इस ढंग से जो व्यक्ति के ऊपर निर्भर, एक व्यक्ति जो अपनी जिम्मेवारी को दूसरे के ऊपर पहनाने वाली बात जो आदिकाल से चली आई, उससे हम छूट सकते हैं। इसी को हम पुरोहितवाद की मुक्ति कहता हूं मेरे भाषा में। उसके बारे में और भी गंभीरता से सोचा जा सकता है, और कोई भाषा आपको अनुकूल पड़ता है आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे स्वयं के अनुभव के अनुसार, इतना दिन के अनुभव के अनुसार, हम किसी से लद कर जीना नहीं चाहा, यह बात सही है। वैसे ही मैं सोचता हूं आप भी किसी से, किसी वस्तु से लद कर जीना आप भी नहीं चाहेंगे, और फंस करके भी जीना नहीं चाहते हो, ये भी बात सच्चाई ही है। मैं भी फंस करके जीना नहीं चाहा। इन दोनों में हम समानता का अनुभव करता हूं, कम से कम कल्पना तो कर ही सकता हूं। ये इस विधि से हम सबका उद्देश्य ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहते हैं। वो समझदार होने की स्थिति न्याय से शुरू होता है।
न्याय का प्रमाणीकरण कहाँ होगा, पहला कहाँ से शुरू होगा, ये एक मार्मिक प्रश्न हर व्यक्ति के साथ भी आता है। जब है ही नहीं तो कहाँ से शुरू करें। जैसा इस धरती पर सर्वप्रथम गुफा कंधरों में रहने वाला आदमी के सम्मुख महल वगैरह को एक चित्रित करने की तरीका थी नहीं, उस समय में से चलकर एक महल को चित्रित करने वाले जगह तक हम आ गए। यही क्रम है। तो हम एक समय में संबंधों को पहचानते नहीं रहे, एक समय आ गया हम संबंधों को पहचानना शुरू कर दिया। इतनी ही बात है। संबंध जो है ना सभी वो जुड़ा ही है हमसे, मैं पहचानता नहीं हूं। यहीं तक इसका परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को पहचानना शुरू किया, उसी मुहूर्त से हम अपने आप से जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होना। जैसा ही हम मूल्य को मैंने संबंध को पहचाना, मूल्य अपने आप से बहने लगती है, फलस्वरूप निर्वाह होता है। उसका मूल्यांकन होने पर उभय तृप्ति होती ही। ये हर संबंधों में रखी हुई बात है। संबंध सदा समीचीन है, ये बात दो, इसको ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है। जो न्याय हम पाना चाहते हैं, न्याय प्रदायी क्षमता को पैदा करना है। कैसा पैदा करेंगे हम? संबंधों को पहचानने की स्थिति में। संबंधों को पहचानने की विधि क्या बनी? प्रयोजन के आधार पर। मां को यदि पहचानते हैं हम, तो संरक्षण में स्वयं सुरक्षित रहना चाहते हैं, पोषित रहना चाहते हैं। पोषण स्रोत को हम मां कहते हैं, नाम है। और पिता इसीलिए कहते हैं हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। संरक्षण स्रोत को हम पिता कहते हैं। और प्रामाणिकता स्रोत को गुरु कहते हैं। जिज्ञासा स्रोत को हम शिष्य कहते हैं। और अभ्युदय स्रोत को भाई, मित्र, बहन इनको कहते हैं। इसमें किसको क्या विपदा है भाई? कहाँ कौन सा विपदा से डूब जाओगे? इसको सोचने की बात है। ठीक है, तो इसको यदि सामने रख करके इस बात को अभी जो प्रचलित रूप में कहा जा रहा है, हमको यांत्रिक रहना है और यांत्रिकता में हमको एक्सपर्ट रहना है, माने प्रवीण रहना है। यांत्रिकता में हम प्रवीण रहने के लिए कहा जा रहा है और यांत्रिक रहने के लिए कहा जा रहा है। या क्या मनुष्य एक यंत्र है, ऐसा पूछा जाए, क्या इसका उत्तर देने वाला कोई माई बाप भी बैठा है इस धरती पर? ये मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या कहता हूं? मनुष्य जो है ना यंत्र नहीं है, सारा यंत्र का रचयिता एक मनुष्य है। जितने भी अभी तक यंत्र रचित हुई है, ये सभी यंत्र का बाप मनुष्य है। इसीलिए यंत्र जो है मनुष्य को पा नहीं सकता, मनुष्य को अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य से कम में ही यंत्र बनता है। एक दूसरा, सभी यंत्र जड़ प्रकृति से बनता है। जितने भी यंत्र हम बनाएंगे, सभी यंत्र जड़ प्रकृति की वस्तु से बनते हैं। हर पुर्जे जड़ प्रकृति की वस्तु से ही बनते हैं। ये भी एक बहुत ही एक प्रकार से मार्मिक कथा है, व्यथा भी है। जो अभी तक की जितने भी हम यंत्र बनाए हैं, पदार्थावस्था की वस्तु से ही बना पाए हैं। प्राणावस्था की वस्तु से एक भी यंत्र बना नहीं पाए हैं। ये याद रखने की बात है। अब तो मनुष्य तो बहुत दूर है। अभी एक भी यंत्र हम प्राण कोशाओं के साथ हम कोई यंत्र रचना कर नहीं पाए हैं। डिंग ऐसा हाँकते हैं तो मनुष्य जो है ना, यह यंत्र है, ऐसा डिंग हाँकते हैं। ये कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक मानव परंपरा के लिए ये अभ्युदय का अर्थ को पूरा करेगा, यह सब सोचने की मुद्दा आता है। यद्यपि काफी इसमें धर्म संकट हमको भी दिखती है, क्योंकि अभी तक किया हुआ दावाएं इतने गहरी खूनों में घुल चुकी हुई है। तो हर मनुष्य एक यंत्र है और भोग के लिए एक वस्तु है और या भोग के लिए सामग्री है, इतने ही सोचा गया है। जबकि ऐसा नहीं है। तो जब कभी अपने बच्चों के साथ जीता है, मैं जिया हूं और आप जीते हो, ऐसा लगता है मैं यंत्र भर नहीं हूं और कुछ हूं।
इतना तो अनुमान आप में भी होता है, मुझ में भी होता है। तो उसको प्रमाणित करने के लिए प्रयत्न की बात है। कौन सा चीज है जो अधिक दिखता हो? केवल यंत्र होता हमको आगे कुछ मैंने तकलीफ होना नहीं था। यदि हर संबंधों में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, साथी के साथ, सहयोगी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, है ना, भाई बहन के साथ, किसी के साथ भी हम जीने जाता हूँ, यंत्रवत जीने जाता हूँ, उसमें हमको कहीं भी तृप्ति मिल नहीं पाती है। और उसके साथ कम से कम संवेदनाओं को तो पहचानना ही पड़ती है। संवेदनाओं को पहचानने के लिए जाता हूँ तो वो यंत्र नहीं रह जाता है, और संवेदनाओं को पहचानता नहीं हो यंत्र हो जाता हूँ। यंत्र में हम, यंत्रिकता में हमको अभी तक तो कोई तृप्ति मिला नहीं है। हम यंत्रवत कार्य करें, तृप्ति पा जाएं, ये हमको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला है। ऐसे कोई गुरु महाराज हो, उसको मैं आमंत्रित करता हूँ, ये 700 करोड़ आदमी के बीच में से हमको समझाया जाए। कोई भी इस धरती पर कोई आदमी को हमने अभी तक पाया नहीं है। यंत्रवत तुम तृप्त होते हो, इसको समझाने योग्य एक भी आदमी मिला नहीं। जितने लोगों में वंशानुषंगी विधि से बात करने वालों के साथ हम झेला, और वंशानुषंगी विधि से वे हमको मनुष्य को समझाने में योग्य नहीं रहे। और उसके बाद मात्रा सिद्धांत से जितने लोगों के साथ हमारा मुलाकात हुई है, उन सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को यांत्रिकता में तृप्ति पाने का कोई विधि उनके पास नहीं रही है। हमको तृप्त करने में असमर्थ रहे हैं। हम ऐसे लोगों के साथ मिल चुका हूं, उन लोगों से अनुनय विनय पूर्वक उनको पूरा समझने की कोशिश किया हूं, उसमें पूरा हमारा ईमानदारी को नियोजित किया हूं। इसके बावजूद यही स्थिति मैंने पाया। उसके बाद आता है तीसरा सिद्धांत, सापेक्ष सिद्धांत। सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार, सापेक्ष सिद्धांत में जो निष्णात हैं, पारंगत हैं, ऐसे लोगों से भी मनुष्य का विश्लेषण के बारे में अनुनय विनय पूर्वक उनके सानिध्य का हम सेवन किया है। उनके साथ भी हमको सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को तृप्ति पाने के बिंदु और तृप्त होने की विधि, इन दोनों बात को समझाने में असमर्थ रहे। मैं अभी यही चाहता हूं कि यदि इन 3 सिद्धांतों से कोई मनुष्य यदि विश्लेषित हो पाता है, उसको शिरोधारी करना चाहिए। यदि नहीं हो पाता है, जिद नहीं किया जाए, मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचाना जाए। मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचानने की यदि हमारा मन तैयार होता है, उसके लिए ये प्रस्ताव समर्पित है। तो इन तीनों सिद्धांतों के पक्ष में हमारा प्रस्ताव नहीं है, ये मुख्य बात है। ये यहां तक हम आ गए। इसके पहले हम आदर्शवादी विधि से बात हुई थी, उसका भी उत्तर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। ईश्वर तारेगा, ईश्वर का ना तारने का ना फंसाने का दोनों काम नहीं है। उनके पास ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है। ईश्वर को हम देख लिया है। कैसा देख लिया? व्यापक रूप में देख लिया। व्यापक रूप में ऊर्जा के स्वरूप में देख लिया। ऊर्जा को हमने हर वस्तु ऊर्जित होने के रूप में देख लिया। हर वस्तु सह अस्तित्व में जीने के रूप में देख लिया। अब क्या देखना बाकी है? आप ही सोच लो। यदि बाकी होता आप देख लेना, संसार को दे देना। क्या बुरा है इसमें? कौन कहता है? आप अनुसंधान करने के लिए मेरे जैसे ही आजाद हो। मैं अकेले ठेकेदार नहीं हूं। मैं जितना देखा समझा वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए ये प्रयास है और कुछ भी नहीं। आप स्वीकारें तो भी हमको उतनी ही खुशी है, और नहीं स्वीकारें तो भी हमारा खुशी हमारे पास सुरक्षित है। हम इसमें परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं हो। ये बिल्कुल सिद्ध बात है। ये तथ्य को हम आपके सम्मुख रखने की उत्साहित रहे, वो अवसर पाकर ऐसा कुछ योग आ गया, रखने के लिए तैयार हो गए हम। ठीक है। इस ढंग से क्या हुई, हम संवेदनशील विधि से भी हम पूरा नहीं पड़े, ना यांत्रिक विधि से पूरा पड़े। इस घाट में हम आ गए। संवेदनशील विधि से इंद्रिय सन्निकर्ष को हम केंद्र में लाते हैं। फलस्वरूप जो हमारा इंद्रिय सन्निकर्ष की हैसियत और अपेक्षा, और हमारा भाई का इंद्रिय सन्निकर्ष और उसकी अपेक्षा, दोनों में दूरियां हैं।
इस ढंग से मनुष्य को अपने विविधता में बंटने की आवश्यकता बनी जाती है। यही एकमात्र सूत्र है जो संवेदनशील विधि से मनुष्य व्यक्तिवादी हो ही जाता है। एक तो ये हो गई, और दूसरे विधि से भोगवाद से तो व्यक्तिवादी होता ही है। ये तो आप हम सब अनुभव करके ही बैठे हैं, शायद अनुभव करना शेष नहीं है, ये तो रखा ही है। तीसरा विधि जो हमको पूर्वजों ने बताई थी, विरक्तिवादी भक्तिवादी, ये भी व्यक्तिवादिता में ही अंत हुई। इस ढंग से तो मनुष्य जो है अभी तक जितने भी अथक प्रयास किया, घोर परिश्रम किया और घोर आशावाद से भर करके प्रयत्न किया, सारा प्रयत्न मने निष्फल होने का आधार व्यक्तिवाद ही सिद्ध हुआ और कोई बात नहीं रहा। व्यक्तिवाद सहअस्तित्ववाद के विरोधी है। क्या विरोधी है? सहअस्तित्ववाद के विरोधी है। सहअस्तित्ववाद के पक्ष में व्यक्तिवाद काम ही नहीं कर सकता। यही सारा मनुष्य टूटने का आधार बना। व्यक्तिवाद से हम कहाँ होना है? सहअस्तित्व में जीना है। सहअस्तित्व में जीने का सरल उपाय मानव के साथ सहअस्तित्व को पहचाना जाए। मानव के साथ सहअस्तित्व को पहचानते हैं, व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। इसको आगे अपन अध्ययन करेंगे, ठीक। तो उसी के साथ हम जीव संसार के साथ भी सहअस्तित्व में जीना है। सहअस्तित्व में जीने का क्या चीज है? पूरकता विधि है। हम में दी मैंने वनस्पति संसार से कुछ लेते हैं, वनस्पति संसार को देने के लिए भी अपने पास कुछ हो, बिना दिए हम लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसका नाम होता है सेक्सिली। एक सेक्सिली विधि से मनुष्य प्रताड़ित, दुखी होने के अलावा दूसरा कुछ होता नहीं। अंतिम मंजिल वही है। इसका अंतिम शरण इतनी है, दुख में अंत हो जाओ, प्रताड़ना में अंत हो जाओ, कुंठा में अंत हो जाओ। यही बनता है, यही बनते जा रहा है। इतिहास इसी को कहता है। वर्तमान में जो कुछ भी घटनाएं हैं इसी को घोषित कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, मुझको भी दिखाई पड़ती है। इस बात को अपने को स्वीकारना चाहिए। तो सहअस्तित्व में जीने के लिए वनस्पति संसार, जंगल, पहाड़, खनिज, इनके साथ भी हमको सहअस्तित्व को निश्चय करना आवश्यक है। यदि इनके साथ हमारा सहअस्तित्व को निश्चय करने में यदि हम असमर्थ हैं, हम कोई विज्ञानी नहीं है, ना कोई ज्ञानी नहीं है, ना कोई विवेकीय नहीं है, तीनों नहीं है। हमारा विज्ञान में पूर्ति नहीं है, ना हमारा ज्ञान ही पूर्ति है, ना कोई विवेक ही पूर्ति है। तो पर्याप्त नहीं होगा तो कहाँ जिए भाई? इन सबके साथ हमको जीना ही है। धरती को छोड़ करके कहाँ जियोगे? जंगल को छोड़ के कहाँ जियोगे? खनिज को छोड़ करके कहाँ जियोगे? जीव जानवरों को छोड़ करके कहाँ से जियोगे? ये सब हमारा साथ रहने वाले द्रव्य है, ऐश्वर्य है, संपदा है। इनको भी रहना है, हम मानव को भी रहना है। ये जो निश्चित रेखाकरण मनुष्य ही इसमें प्रमुख मुद्दा बनता है। मनुष्य ही इसमें भ्रमित रह करके अपने को जितना दुखी होना है, प्रताड़ित होना है, कर लिया है। अब जो है करवट लेने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। इन सब के साथ सहअस्तित्व को पहचानना। सहअस्तित्व को पहचानने की विधि में यही हम पाए हैं। मैं जो पाया हूं वो यही है। ये सभी का सभी सत्ता में ही है। पहला सहअस्तित्व का गवाही यही है। क्रम से पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था अपने आप से उद्गमित और प्रभावित और निरंतर वैभवित है। और प्राणावस्था अपने आप में एक विधिवत माने अपने को व्यवस्था के रूप में जीना माने प्रभावित है और प्रमाणित है, गवाहित है। इन तीनों बात हुई है। इन गवाही के साथ जैसा जीव संसार भी अपने तरीके से त्वा सहित व्यवस्था में गवाहित है, मनुष्य को अपने त्वा सहित व्यवस्था में गवाहित होने की आवश्यकता। मनुष्य अपने त्वा को कैसा समझा जाए, स्व को कैसा समझाए? स्वत्व, स्व भी हो त्वा भी हो, इसके बारे में मुख्य मुद्दा रही। इसके बारे में जो अभी ये इस जीवन विद्या के तहत में ये स्व भी समझ में आता है, त्वा भी समझ में आता है। जीवन को स्व के रूप में हम पहचानते हैं,
पहचाना मैं हूं और आप भी पहचान सकते हैं। शरीर को स्व के रूप में पहचानते तक हम भ्रमित रहते हैं और जीवन को जिस वक्त में, जिस मुहूर्त से हम स्व के रूप में पहचानना शुरू करता हूं, उसी क्षण से, उसी मुहूर्त से हम व्यवस्था में जीते हुए मैं अपने को पाया। आप भी वैसे ही पाओगे। इसके पहले होने वाला नहीं है, इसके बाद और कुछ जरूरत नहीं है। बात ऐसी बनी हुई है। कितना ये प्रकृति सहज, अस्तित्व सहज, सह अस्तित्व सहज, परिपूर्ण माने प्रक्रिया है, आप स्वयं सोच सकते हैं। इससे ज्यादा हो नहीं सकती, इससे कम में हो नहीं सकती, उतने में ही होता है। जीवन समझ में आ गया जीवन को। अगर इसमें और एक मार्मिक बात है, जीवन को समझने वाला जीवन है। सबसे बड़ी भारी बात यह है, समझने वाला, समझने की वस्तु, ये दोनों अलग अलग एक। इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा आदर्शवादियों ने चर्चा की है। उनके अनुसार जो त्रिपुटी कहते हैं, जो दृश्य, दृष्टा, दृश्य, इन तीनों एक होने पर ही मुक्ति मिलती है। इसका मतलब ईश्वर ही देखने वाला है, ईश्वर ही दृश्य है, ईश्वर ही जो कुल मिलाकर के दर्शन है। इन तीनों का एक रूपता होने पर ही वो हमारा मुक्ति का कारण है। बाकी कुछ भी दिखता है, कुछ भी समझ में आता है, उस स्थिति तक वो बंधन में ही रहता है। इस प्रकार के कुछ कहना चाहते हैं। इन्हीं आधारों पर बहुत सारा वांग्मय रचा गया। तो इतना सारा रचने की बाद भी मुख्य बात वो समझ में नहीं आया, ईश्वर क्या है, कैसा है, क्यों है। इस बात का उत्तर मिला नहीं। ये बाकी उसके ऊपर कही हुई सारे बात मनुष्य सुनता है, बहुत अच्छा लगता है, ये बात देखा गया। अच्छा लगने में, अच्छा होने में दूरी यथावत बना रहा। जैसा पहले दिन में बना रहा, आज भी उतनी ही दूरी बनी हुई है। ये बहुत मुद्दे की बात है। इसके बाद के जो बात आई, जो मनुष्य को यंत्र ही बताना शुरू किया भाई लोगों ने, वो तो बता नहीं पाए और उसके बाद भी बताते जाते हैं। वैसे ही पहले भी हुआ, तो ईश्वर को बता नहीं पाए, ईश्वर को बताते ही रहे। यही प्रैक्टिस पहले भी रहा है, यही अभी भी वैसे ही प्रक्रिया आज भी है। तो हम मनुष्य को यांत्रिक बताना चाहते हैं, बता नहीं पाते हैं, फिर भी बताते ही जाते हैं। ये आज भी हम भोगी रहे हैं। इस ढंग से हम फंस चुके हैं, अच्छी तरह से फंस चुके हैं। उससे अलग होकर के कुछ सोच नहीं पाते हैं और थोड़ा दिन झेलते हैं, उसके बाद अपना हाथ पैर ठंडा हो जाता है, उसी नदी में बह जाते हैं। इसी ढंग से हम सब डूबते जा रहे हैं। ये बात है। अब जिससे कैसे छुटकारा पाया जाए वाला बात आती है, वो इसी विधि से आता है कि जीवन तो नित्य है। शरीर जो है एक जीवन के लिए एक बारंबार घटना है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है और अस्तित्व सहज रूप में परमाणु विकसित होकर जीवन पद में होता है। और शरीर बारंबार रचित होता है, विरचित होता है। इस रचना का विरचना होना आवश्यक है ही है। यदि नहीं होगा तो धरती पर आदमी खड़े होने की जगह ही नहीं रहेगी। तो आदमी जितने भी पैदा हुआ सब यहीं रह जाए, तो उसके बाद आदमी खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। डब्बे ही भर जाए, पूरा धरती भर जाए, इस ढंग से हो जाने की व्यवस्था। ये तो होना नहीं है। तो प्राणावस्था की अपना एक अंतिम सीमा है। जितना ज्यादा उन्नत हो सकता है उसका निश्चय है। तो शरीर भी उसी के तहत में है। प्राणावस्था के वस्तु से ही, कोशाओं से ही और रचना विधि से ही रचित एक शरीर है। ये शरीर रचना में विशेषता यही है, मेधस की संपूर्ण जितना विकसित मेधस होना था वो सब हो चुका है। वो इस आधार पर मैं इस बात को सत्यापित कर रहा हूं कि तो मनुष्य जो है ना, अस्तित्व संपूर्ण को दूसरे को संप्रेषित कर सकता है। इससे ज्यादा मेधस का कोई प्रयोजन नहीं है। और जीवन की समग्र क्रियाकलापों को इस मेधस के द्वारा दूसरे आदमी को हम संप्रेषित कर पाते हैं। ये परमावधि उपलब्धि है। रचना इस आधार पर मैं कहता हूं, मानव शरीर का रचना अपने आप में जो प्राण सूत्र, प्राण रचना विधि
के आधार पर अनुसंधान होते होते वो बहुत श्रेष्ठतम रचना के रूप में हो गई है। यदि और भी कोई चीज बचा होगा आगे और अच्छी हो जाएगी, इससे घटिया तो होना नहीं है। जहां तक हो गया उसका तो परंपरा बनी चुकी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये मुख्य एक मुद्दा यहाँ से आता है, राहत पाने की मुद्दा यहाँ आता है। इसमें क्या निष्कर्ष होता है? शरीर का तो निश्चित है कि गर्भाशय में रचित हुई है और अंत में कहीं ना कहीं कोई वीरान जगह में अंत होगा। उस जगह को मरघट कहते हैं। इसका अंतिम प्रक्रिया वहीं होती है। ये दोनों बात को हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये बात हो गई। इस बीच में शरीर यात्रा में हमको क्या करना है? तो जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करना है। इतने ही तो काम है। जागृति को प्रमाणित करने के क्रम में हम जैसा ही शुरू किए जागृति के लिए, तो हमारा संवेदना की जगह से छूटने की काम बना नहीं। ना विज्ञान विधि से आई, ना ज्ञान विधि से, माने आदर्शवादी विधि से आया नहीं। यह घोर तप के रूप में इस बात को बहुत लोगों ने प्रदर्शित किया है। तो हम सांस लेना बंद करके बैठा रहूंगा, देखना ही बंद कर दूंगा, सुनना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार की सारे संवेदनाओं के विरोध में तप को बताई गई है। वो तपस्वी, बहुत सारे तपस्वी हुए धरती पर, किंतु वो तपस्या का परिणाम में एक निश्चित समझदारी जिसके लिए मानव तरस रहा है, वो चीज व्यवहार में आया नहीं, परंपरा में बहा नहीं। अब तपस्वी क्या पाए क्या खोए, इसको तो वही सत्यापित कर सकते हैं, दूसरा कोई सत्यापित कराएगा नहीं। अब सामान्य लोग क्या सोचते रहे उसको हम जानता हूं। सामान्य लोग ऐसे तपस्वियों से चमत्कार और सिद्धि की अपेक्षा की है, उसके पीछे लट्टू होकर के घूमे हैं, ये हम जानता हूं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अस्तित्व में ना तो सिद्धि है ना चमत्कार है। अस्तित्व में निश्चित व्यवस्था है, निश्चित परिणाम है, निश्चित उपलब्धि है, निश्चित मंजिल है, उसकी निरंतरता है। इसको मैंने देखा है, मैंने समझा है। वो ऐसी निश्चित मंजिल के लिए आप हम प्रत्याशी हैं। वो निश्चित विधि से ही वो निश्चित मंजिल मिलने वाला है, नहीं तो वो भी मिलने वाला नहीं है। तो वो क्या है? मनुष्य का अध्ययन से ही मनुष्य का निश्चित मंजिल मिलने वाला है। लोहा का अध्ययन से हम मनुष्य का मंजिल को पाएंगे नहीं, आप ये मान लीजिए। तो हम रासायनिक खाद बना करके मनुष्य का मंजिल को हम पाएंगे नहीं, ठीक है। जो जितने भी हम कीटनाशक दवाइयों को बना करके हम मनुष्य का मंजिल को पाएंगे नहीं। जितने भी जो मनुष्य की मानसिकता को और एक धन के रूप में, एक शोषण के रूप में प्रयोग करके भी मनुष्य अपने मंजिल को पाएगा नहीं। उसका नाम दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये विश्व के सर्वोपरि संस्थाओं ने इसको स्वीकारना चाह रहे हैं, न्यायालय इसको स्वीकारना चाह रहे हैं। क्या मनुष्य अपने विवेक को प्रयोग भी कर रहा है? ऐसा सोचा जाए। जबकि मैंने ये देखा है, जो जीवन में जो जीवन शक्तियां अक्षय है, उसको कहाँ एक लिमिटेशन किया जाए, उसको भोग द्रव्य के रूप में कैसा उपयोग करोगे, ये क्या इसको पूछा जाए तो इसको उत्तर देने वाला भी कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई माई है, कोई बाप है। इसका पूछा जाए तो कौन उत्तर देगा? क्या जीवन को समझकर, इंटेलेक्चुअलिटी को समझकर इस प्रकार की जो एक प्रस्ताव रखा है, ये कहाँ तक मानव जाति के लिए उपकारी है? ये प्रश्न तो बना ही है। उसका उत्तर वही उन्हीं को देना चाहिए जो इस बात पर तुले हैं। मेरा अनुभव ये कहता है, मनुष्य की जीवन शक्ति को कितने भी उपयोग करो, वो कोई घटने वाला नहीं है। इसी का नाम अक्षयता है। साधारण बात। आप अपने में अनुभव करिए, मैं अपने में अनुभव करूं, आप अपने में अनुभव करें, 700 करोड़ आदमी अनुभव करें, तो यही निकलता है। हम कितने भी जीवन शक्ति को उपयोग करें, और जीवन शक्ति को उपयोग करने के लिए शक्तियां बिल्कुल यथावत, ताजा और प्रखर, हर दिन प्रखर, आज से कल प्रखर। हम जितना उपयोग किया वो प्रखरता के रूप में
कल के लिए तैयार बैठा है। इस विधि से हमारा जीवन शक्तियों को कितने भी प्रयोग कर सकते हैं। वो एक तादाद बन नहीं सकती। तादाद में आप बांध नहीं सकते। बांधने जाओगे वो टूटेगा ही टूटेगा। जितने भी आप बांधिए, बुद्धिमत्ता को बंधता नहीं है। बंधने के लिए हम सारा फिर डंडा बजाते हैं। ये आदमी का काम है कि जानवरों का काम है, आप ही सोचिए। ये सोचने की बात है। तो इस विधि से हम माने बुद्धिवाद से भी हम अपने को कैसा गिरवी करते हैं, कैसा दास बनते हैं, कैसा शोषण के लिए व्यवस्था माने आधार बनाते हैं, ये इसका एक नमूना बना। ठीक है। ये भी हम समझता हूं समाज विरोधी है, मानव विरोधी है, सह अस्तित्व विरोधी है। ये मुद्दा भी इसी ढंग से है। ये बात यदि हृदयंगम होता है, स्वीकार होता है, तब हम समाज बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेंगे। बुद्धि को हम शोषण का आधार बताकर, ठीक है, द्रोह विद्रोह का आधार बताकर, बपौती हमारा बुद्धि के लिए आपको टैक्स देना है, ऐसा बताकर हम समाज बनाने के लिए घोषणा करते हैं। ये क्या सच्चाई है? सच्चा हो सकता है? इसको सोचने की मुद्दा है। मेरे अनुसार तो मैं जो जिस अनुसंधान किया हूं, इसके अनुसार ये बिल्कुल मिथ्या है, सर्वथा असत्य है। बुद्धि को कोई क्वांटिफाई किया नहीं जा सकता और सारा मनुष्य का बुद्धि अक्षय है। कहीं भी सीमा में बिड़ करके वतने में वो रुकता नहीं। उसका एक मिसाल, हम जितने भी वाङ्मय लिखा हूं, वो वाङ्मय लिखते तक में मैं उससे बहुत बड़ा मैं स्वयं अनुभव किया है। मैं अपने में अभी तक जितने भी यंत्र बना है उससे हम बड़ा हूं। मानव जाति बड़ा है ये, क्योंकि मानव से यंत्र बना है। और जो मानव से ही सारा किताब लिखा गया है, सभी किताब से बड़ा मानव है। यह बात पर हमको आने की आवश्यकता है। यहां इस जगह में आए बिना हम अपने सद्बुद्धि को प्रयोग करेंगे, हमको कुछ दिखता नहीं। यदि आप लोगों को दिखता होगा, वो आप प्रस्ताव रखेंगे। यदि सहज है वो स्वीकार योग्य होगा ही। हमको भी स्वीकार होगा, आपको भी स्वीकार होगा। ये बात पर सोचने की कथा है। तो इस प्रकार से हम हमारा कर्तव्यों के बारे में काफी बिंदुओं पर अपन ध्यान दिए। इससे शायद सोचने पर सब अपने में ही वो औचित्यता को स्वीकार सकता है। स्वीकारने के क्रम में यही आता है, हमको समझदार बनना ही है। अंतिम बात, अंतिम जो स्वरूप बनती है वो यही बनता है। समझदार बनने के लिए कोई खास तकलीफें नहीं है। तकलीफ सारा जो है नासमझी की प्रयोग में ही। ठीक है। ये कैसा हम देखें। देखिए, ये धरती अपने में एक है। इसको हम भाग विभाग कर अनेक राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं, स्वीकारते हैं। इतने ही नहीं करते, हर एक भूखंड के चारों तरफ और सेना को खड़ा करते हैं। दूसरा भी खड़ा करता है, जब चाहे तब झड़प करता है, तब हाथापाई करता है। तो मनुष्य को धरती तो टुकड़ा टुकड़ा हो नहीं सकती। टुकड़ा करने के पश्चात कोई रह भी नहीं सकता आदमी, तो उसको टुकड़ा ही मान करके, जबकि टुकड़ा नहीं है। क्या हम सच कह रहे हैं आदमी के सामने? सच्चाई को क्या प्रकट भी कर रहे हैं? ये एक सोचने की मुद्दा है। हमारा लबराई कैसा घर किया है, उसका एक उदाहरण है ये। हमारा लबराई माने झूठ बोलने वाला प्रवृत्ति कैसा घर किया है, उसका एक मिसाल है ये। उसके बाद दूसरा मिसाल, तो हम मानव जो है संस्कार अनुषंगी इकाई है। मनुष्य को भाग विभाग करने के लिए रंग और नस्ल के आधार पर हम सोचा, जैसा जानवरों में होता है। हम कितने बुद्धिमान हैं।
तो बुद्धिमत्ता को परिशीलन करने के लिए ये मुद्दा है। मनुष्य समझदारी के आधार पर मनुष्य है, न कि नस्ल और रंग के आधार पर नहीं। मनुष्य का मूल्यांकन नस्ल और रंग के आधार पर हो नहीं सकती। इस बात पर पहले भी काफी अच्छे अच्छे घटनाओं को हम देख चुके हैं। ठीक है, वो घटना के मूल में एक स्मरण किया जा सकता है, दास युग, उसका विरोध। ठीक है, उसके बाद राजयुग, उसका विरोध। राजयुग से प्रजातांत्रिक युग में संक्रमित होने के लिए मानव अपने को अर्पित किया है, और नस्ल युग, रंग युग के युग से मुक्ति पाने के लिए भी प्रयत्न किया है। ये दोनों गवाहियां हमारे सम्मुख ज्वलंत रूप में है। किंतु ये समाजवादी या मानववादी विचार पर हम व्यवस्था, शासन या व्यवस्था करने के लिए अभी तक हम निष्णात नहीं हो पाए हैं। हम ये मानते हैं हम निष्णात हो गए हैं, लबराई यहां है। माने झूठ का जड़ यहां है, झूठ का स्रोत यहीं से है। हमें मानते हैं हम माने बढ़िया हम पा गए हैं। क्या पा गए भाई? सुविधाओं को पाए हो। और क्या पाए हो भाई? और क्या चीज पा गए? लड़ाई तो वैसे ही सोचना है, द्रोह को वैसे ही सोचना है, विद्रोह को वैसे ही सोचना है, शोषण को वैसे ही सोचना है। समय समय की बात है जो जिसको शोषण कर जाए, समय समय की बात है जो जिस पर युद्ध करके दूसरों को मार डालें, मर जाए। ये समय समय पर घटित हुई इतिहास पन्नों में रंगा हुआ है। इसको आप हम सब समझते हैं। तो लबराई का स्रोत कहां कहां हुआ? एक तो राष्ट्र के मूल में लबराई आई। धरती विखंडित होता नहीं है, हम विखंडित मानते हैं, लबराई यहां से हुई। धरती को आप विखंडित कर नहीं सकते, किया तो आप भी नहीं रहोगे। पहले ही आप चले जाओगे, उसके बाद धरती विखंडित होगा, आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, झूठा का जड़ ये राष्ट्र की सीमाओं में जर्मिनेट हुआ, यहीं से उद्गमित हुआ। ये उस देश में रहने वाले या धरती में रहने वाले आदमी के लिए यही उपहार में मिला राष्ट्र के नाम से। ठीक है, उसका उल्टा और एक ले आए हम शक्ति केंद्रित शासन, संविधान सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, यह माना गया है। और राष्ट्र का मूल में संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान का क्या मर्म निकला? कुल मिलाकर के शक्ति केंद्रित शासन होना। शक्ति केंद्र का मतलब गलती को गलती से रोकना है, अपराध को अपराध से रोकना है, युद्ध को युद्ध से रोकना है। ये सभी इस धरती के छाती पर जितना राष्ट्र है, जितना संविधान है, सभी संविधानों का हसरत यहां दिखा। मुझको ऐसा दिखाई पड़ा और दूसरा दिखता नहीं। अब इसके साथ सामान्य सुविधा की चिंता असंविधान में कुछ देशों में स्वीकार किया है, कुछ देशों में स्वीकार नहीं किया होगा, किंतु सामान्य सुविधाओं की चिंता कुछ संविधानों ने किया है। उसके लिए भी सामान्य सुविधाओं का भी उपक्रम किया है। इसमें प्रधान रूप में यही उद्देश्य है, सबके पास पैसा हो जाए तो वो अपना लड़ लेगा, जी लेगा, ऐसा सोचा जाता है। संघर्ष करेगा, जिएगा, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा अनुमति भी है। तो संघर्ष पूर्वक ही जीना है, यही सब घोषणा कर रहे हैं। संघर्ष के साथ ही अस्मिता बना रहता है, ये भी घोषणा है। इन घोषणाओं के साथ हम लबराई कर रहे हैं, सच्चाई कर रहे हैं। ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे, या सोचवे नहीं करोगे? सोच के देखिए कैसा बनता है। सारा लबराई की शुरुआत इस जगह में से शुरू है। उसके बाद तो हमने उसके साथ और बाकी भाई बंधुओं का जो कुनवा है वो सब जुड़ा है, उसी के साथ धर्म भी जुड़ा है, उसी के साथ व्यापार जुड़ा है, उसी के साथ शिक्षा जुड़ा है। इस ढंग से हम लबराई की पुलंदे में दफनाए गए हैं।
लापरवाही की पुलंदे में हम सब दब चुके हैं। हम उसे उभरने के लिए, रास्ता के लिए फटफड़ाते हैं, कोई दबे ही रहते हैं। ये भी बात हुई है, अधिकांश लोग दबे ही रहते हैं, कोई भड़बड़ाते नहीं है। ठीक है, उसमें से एक भड़बड़ाने व्यक्ति में से मैं हूं। आपके सम्मुख हूं, वो भड़बड़ाने व्यक्ति में से एक मैं हूं। ऐसे ही और भी कई लोग भड़बड़ाते होंगे। ठीक, ये हमारा हसरत आज तक की बनी हुई बात है। इसमें हमको और कुछ करना नहीं है, शिक्षा को परिवर्तित करना है। क्या करना है? शिक्षा में परिवर्तित करना है। तो इस ढंग से हम अच्छी ढंग से शिक्षा को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। ये इस मुद्दे पर अपन विचार करेंगे।